दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी के अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 24वां लेक्चर है। जिन बच्चों ने पीछे के लेक्चर नहीं देखे आप जाके देख लीजिए। सर क्यों देख लें? आपके कहने से क्यों देख लें? भैया इसलिए देख लीजिए क्योंकि यहाँ पर पहली बार ऐसा आपको मिल रहा है कि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको निःशुल्क क्लास दी जा रही है, फ्री में क्लास दी जा रही है समीक्षा अधिकारी की। ऐसा नहीं है सर, हजारों लोग जो है समीक्षा अधिकारी की क्लास निःशुल्क में दे रहे हैं। आप अपने बारे में बताइए। लेकिन कोई भी एक ऐसी क्लास नहीं है जहां पर एक साथ 15 विषय पर चर्चा हो रही हो। अच्छा 15 विषय कैसे सर? ये आप गिनती कर लो। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व का भूगोल। सर आपके कहने का मतलब आज अगर हम क्लास लेते हैं तो इन सभी विषयों से संबंधित सवालों को देखेंगे। जी हाँ, सवालों को भी देखेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, चर्चाएं बहुत जगह चल रही होंगी लेकिन प्री और मेंस के सवाल पर लोग चर्चा नहीं कर रहे होंगे। स्टडी 91 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां प्री के साथ साथ मेंस के सवाल की चर्चा भी हम करते हैं, ताकि आपके मन में भय ना रहे कि सर हम तो प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस में हमारा क्या होगा। तेरा कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। ठीक है, बहुत कुछ होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेंस को लेके जो आपके मन अंदर जो डर बैठा है ना, वो डर दूर हो जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ी बड़ी बातें बाद में करेंगे। आज हमारा 24वां लेक्चर है। पीछे के लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिए आप लोग। ठीक है, एक चीज और दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, इन फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करिए। 0 लेवल से एडवांस लेवल की आपकी तैयारी होगी और गजब का बैच चल रहा है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, सीधे सवालों पर आते हैं। सवाल क्या दिया है बहुत ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, और देखिए पहला सवाल ये प्राचीन इतिहास से पूछा जा रहा है। प्री परीक्षा 2016 का सवाल है और हर बच्चा यहां पर सरेंडर होने वाला है। पहले ही सवाल में आपका टाटा बाय बाय होने चल रहा है। सवाल दे रहा है निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम लिखिए। कैसे लिखना दोस्तों? उत्तर से दक्षिण, ये होता उत्तर और ये होता दक्षिण। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ लिखना है। पूर्व से पश्चिम लिखता तो क्या हो जाता दोस्तों? पूर्व से पश्चिम मतलब ऐसे हो जाता। ठीक है, हमें क्या करना है? उत्तर से दक्षिण करना है। ठीक है, लिख रहा है कि माया, एजुटेक, मुइस्का, इंका। सर सही बताएं ना, हमको यही नहीं पता कि है क्या। ठीक है, और जब यही नहीं पता होगा तो सीक्वेंस कैसे सेट करेंगे? आइए मैं आपसे सेट कराता हूं। पहले सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, एजुटेक सभ्यता। एजुटेक सभ्यता का विस्तार अमेरिका में हुआ था। कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे जो चारों नाम दे रहा है दोस्तों, इन सभी सभ्यताओं का विकास कहां हुआ दोस्तों? इन सभी सभ्यताओं का विकास अमेरिका में ही हुआ है। ठीक है, अच्छा अब कैसे पता किया जाए? अमेरिका में दोस्तों अगर एजुटेक की बात करेंगे तो एजुटेक सभ्यता का विकास दोस्तों मैक्सिको में हुआ है। ठीक है, कहां पर हुआ है? मैक्सिको में। और माया सभ्यता का विकास भी कहां हुआ दोस्तों? मैक्सिको में। फिर सर कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन सा वाला क्या है सर्वाधिक उत्तर में है? तो याद रखेगा, हम एजुटेक की बात करेंगे तो मध्य मैक्सिको में इसका विकास हुआ। कहां पर दोस्तों? मैक्सिको के मध्य भाग में दोस्तों इस सभ्यता का विकास हुआ है। ठीक है, उसी तरह से अगर माया सभ्यता की बात करेंगे तो माया सभ्यता का विकास दक्षिणी मैक्सिको में हुआ है। कहां हुआ दोस्तों? दक्षिणी मैक्सिको में हुआ है, इसलिए आप यहां पे कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा, जब दक्षिणी मैक्सिको की बात करेंगे तो यहां पर कुछ जगह का नाम याद रखेगा। जैसे ग्वाटेमाल में दोस्तों कौन सी सभ्यता मिलती? माया सभ्यता मिलती है। जैसे अल सल्वाडोर में कौन सी सभ्यता मिलती है? अल सल्वाडोर। ठीक है, अल सल्वाडोर में कौन सी सभ्यता मिलती है? माया सभ्यता मिलती है। ठीक है, तो ये सारी आप तथ्य याद रखेंगे। इसी तरह से जो मुइस्का सभ्यता है, मुइस्का सभ्यता का विकास दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में हुआ है। कहां हुआ दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका में। ये तो उत्तरी अमेरिका वाले थे। एजुटेक और माया, इसका विस्तार कहां हुआ दोस्तों? इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका में हुआ है। जबकि मुइस्का और इंका का विस्तार कहां हुआ है? दक्षिणी अमेरिका में हुआ है। ये तथ्य भी याद रखेगा। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में कहां दोस्तों? याद रखेगा कोलंबिया के पूर्वी तट पर। कहां पर? कोलंबिया के पूर्वी तट पर दोस्तों इसका विस्तार मिलता है। इसी तरह से जो इंका सभ्यता है, इंका सभ्यता का विस्तार भी कहां मिलता है दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका में मिलता है। और इंका सभ्यता से संबंधित एक बहुत बड़ी जनजाति है जिसका नाम है रेड इंडियंस। क्या नाम दोस्तों? रेड इंडियंस नाम है, याद रखेंगे। ठीक है, इसका संबंध किससे है? कभी कभी सवाल आता है कि रेड इंडियंस का संबंध किस सभ्यता से रहा है, तो क्या बताएंगे दोस्तों? इंका सभ्यता। कौन सा? इंका सभ्यता। ठीक है, इसी तरह से सवाल आता है सुमेरियन सभ्यता। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है सुमेरियन सभ्यता। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा कालीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी से नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सिंधु नदी के आसपास के तटवर्ती क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। ठीक है, इसी तरह से तमाम नाम है, याद रखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना?
आगे बढ़ा जाए तो सर यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, एजटेक हो जाएगा। शुरुआत माया से नहीं करना है, शुरुआत एजटेक से करना है। मुइस्का नहीं होगा दोस्तों, एजटेक के बाद माया, माया के बाद मुइस्का, मुइस्का के बाद इंका। याद रखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये पहले ही क्वेश्चन में कितने लोगों की हालत खराब हुई। चलो जो हुआ सो हुआ, याद हुआ कि नहीं, थोड़ा बहुत दिमाग में बैठा कि नहीं। जब आप जीएस को इस कदर पढ़ेंगे तब समझो कि आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, और अगर इससे ज्यादा हल्के सवालों पर अध्ययन कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। स्टडी 91 की किताब ले लो, इसमें सब कुछ मिलेगा, ठीक है। स्टडी 91 की ये सामान्य अध्ययन की बुक है, केवल समीक्षा अधिकारी के लिए स्पेशल किताब है, ठीक है। आप इसे ले लीजिए, यहां पर ये सारी बातें बताई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान, ठीक है। ये देखिए मेंस परीक्षा 2016 का सवाल है। सच में सर? हाँ भाई, पेपर उठा के देख लेना, मेंस 2016 का सवाल है। सवाल क्या दे रहा है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? तो अंतिम अभियान याद रखेगा दोस्तों, कालिंजर के विरुद्ध था। और आपको पता दोस्तों, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कब हुआ था? 1545 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसी अभियान के दौरान विस्फोट हो गया, जहां शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, ठीक है। इसको याद रखिएगा। मृत्यु के बाद दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर बना हुआ है, बताइए। शेरशाह सूरी का मकबरा अगर परीक्षा में पूछे तो क्या बताएंगे? इसका मकबरा बना है दोस्तों सासाराम बिहार। कहां बना है? सासाराम एक जगह है बिहार में, ठीक है। बिहार में, ये बनारस से थोड़ी दूर पर है, ठीक है। तो याद रखेंगे सासाराम बिहार में इसका मकबरा बना हुआ है शेरशाह सूरी का, ठीक है। इसको याद रखेगा। आइए कुछ अच्छा सवाल करते हैं। कालिंजर का युद्ध लड़ा गया, अभी अभी तो पढ़ा कि कालिंजर का युद्ध 1545 ईस्वी में लड़ा गया, ये तो ठीक है। लेकिन उसमें कालिंजर का राजा कौन था, किसके साथ जाकर के शेरशाह सूरी कालिंजर में युद्ध लड़ रहा था, वो अगर सवाल पूछे तब क्या बता दोगे, ठीक है। याद रखेगा ये कालिंजर का युद्ध दोस्तों कीरत सिंह और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच में? कीरत सिंह वर्सेज शेरशाह सूरी, जहां पर सूरी की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगला, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो याद रखेगा हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच दो युद्ध लड़े गए हैं। एक युद्ध लड़ा गया दोस्तों जिसका नाम है चौसा का युद्ध। क्या नाम है? चौसा का युद्ध, ठीक है। यह युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1539 ईस्वी में, याद रखेंगे, ठीक है। और दोनों युद्ध दोस्तों शेरशाह सूरी ने जीता है, हुमायूं दोनों युद्ध हार गया है। दूसरा युद्ध दोस्तों बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम के युद्ध को ही दोस्तों हम कन्नौज के युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। बिलग्राम का युद्ध या फिर इसे हम कहते हैं कन्नौज का युद्ध। यह युद्ध हुआ था दोस्तों 1540 ईस्वी में। इसी युद्ध के दौरान दोस्तों हुमायूं को देश छोड़कर भागना पड़ा, ठीक है। और आगे चल के दोस्तों 1542 ईस्वी में अकबर पैदा होता है, ठीक है। भागने के दौरान लिख रहा किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की, बाद में स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया, ठीक है। पहले हजरत आला घोषित किया, बाद में सुल्तान घोषित किया। किसने दोस्तों? याद रखेंगे शेरशाह सूरी ने। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने क्या किया था? बाद में सुल्तान की उपाधि धारण किया, पहले हजरत आला की उपाधि धारण किया था। इस तथ्य को भी याद रखेंगे, ठीक है। बचपन में इसने एक शेर को मारा था, इसलिए बचपन से इसे शेर खां का नाम दिया गया, ठीक है। बाद में इसे शेरशाह सूरी कहा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां का शासक था मूल रूप से? तो मूल रूप से दोस्तों अफगान का शासक था। मूल रूप से कहां का शासक था दोस्तों? मूल रूप से अगर सवाल आए कि कहां का शासक था तो क्या बताएंगे? यह अफगान का शासक था, ठीक है। इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल देखते हैं। मेंस परीक्षा 2017 का सवाल जरा ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा, ठीक है। अपनी क्लास में ये देखिए, ठीक है। प्री के साथ साथ मेंस के सवालों की भी चर्चा करते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। तो लिख रहा है मेंस 2017 का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। लिख रहा लाहौर प्रस्ताव ये फजल उल हक जी ने प्रस्तुत किया था। पीरपुर रिपोर्ट ये राजा मोहम्मद मेहदी जी ने दिया था। जनता योजना ये विनोबा भावे जी से संबंधित है। और गांधीयन प्लान यह एस.एन. अग्रवाल जी से संबंधित है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो याद रखेगा, बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों कि यहां जनता योजना जो लिख रहा दोस्तों ये विनोबा भावे जी से संबंधित नहीं है, या फिर हम कहते हैं विनोबा भावे जी का संबंध जनता योजना से नहीं है। फिर विनोबा भावे जी का संबंध किससे दोस्तों? विनोबा भावे जी का संबंध भूदान आंदोलन से है, जो 1951 में आया था, ठीक है। 1951 में दोस्तों एक आंदोलन चला था जिसका नाम
नाम था भूदान आंदोलन। ठीक है, इस भूदान आंदोलन से संबंधित कौन है दोस्तों, याद रखेंगे आचार्य विनोबा भावे जी। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे जी से संबंधित हैं, जहां पर दोस्तों इन्होंने क्या किया, लोगों को समझाया बुझाया कि जिस जमींदार के पास बहुत ज्यादा खेत हो वो दान कर दें, छोटे छोटे किसानों में बांट दें, ताकि उनके पास भी रोजी रोटी का एक अवसर मिल जाए। ठीक है, तो भूदान आंदोलन भारत का बहुत बड़ा आंदोलन था। इसी तरह से अगर हम बात करें दोस्तों जनता योजना, जहां बता रहा था कि जनता योजना इनसे संबंधित है, गलत दे रहा था। फिर जनता योजना का संबंध किससे दोस्तों, याद रखेगा जनता योजना ये 1944 ईस्वी से संबंधित है। और किससे संबंधित है, मानवेंद्र राय जी से। किससे संबंधित है, एम.एन. रॉय। ठीक है, मानवेंद्र रॉय। ठीक है, याद रखेंगे एम.एन. रॉय का नाम सुना होगा, एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों इनसे संबंधित है। उसी तरह से जो लाहौर प्रस्ताव दिया था, ये लिखा बिल्कुल सही है फजल उल हक, लेकिन अगर टाइम पीरियड अगर आपसे पूछ ले तब क्या बताएंगे दोस्तों, लाहौर प्रस्ताव का संबंध 1940 से है। कब से दोस्तों, 1940 से है। और नाम क्या है इनका, फजल उल हक। क्या नाम है दोस्तों, फजल उल हक से संबंधित है, याद रखेंगे। इसी तरह से पीरपुर रिपोर्ट, ये राजा मोहम्मद मेहदी से है दोस्तों, ये भी सही है, लेकिन कब इसकी घटना घटित हुई थी दोस्तों, 1938 ईस्वी में घटित हुई थी, याद रखेंगे। ठीक है, राजा मोहम्मद मेहदी, राजा मोहम्मद मेहदी। और अंतिम में जो सवाल दे रहा है दोस्तों, गांधीयन प्लान। जी हां दोस्तों, गांधीयन प्लान का संबंध किससे है, यहां एस.एन. अग्रवाल ठीक लिखा है, लेकिन इसका फुल फॉर्म दोस्तों आपसे पूछता है, तो एस.एन. अग्रवाल दोस्तों क्या हो जाएगा, याद रखेंगे श्रीमन। ठीक है, श्रीमान नहीं, श्रीमन नारायण इनका नाम ही था, इसीलिए श्री माने हो गया यस। ठीक है, और श्रीमन नारायण, नारायण मतलब हो गया एन। ठीक है, और बाकी अग्रवाल लिखा है, तो श्रीमन नारायण अग्रवाल। ठीक है, एक ये नहीं बता पाया मैं आपको गांधीयन प्लान कब से संबंधित है, याद रखेंगे दोस्तों 1944 ईस्वी से। ठीक है, 1944। इसके पहले जनता योजना भी दोस्तों 1944 से संबंधित था, जहां हमने नाम दिया था मानवेंद्र राय जी का नाम। ठीक है, सारे तथ्य आपको याद हुए। ऐसे सवाल पढ़ना है, एक एक चीज जानना है। ठीक है, कि कौन सी घटना कब हुई थी, किससे संबंधित थी, सारे तथ्य जब आप जानेंगे तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप हर सवाल का जवाब दे पाएंगे। अगला सवाल भारत के भूगोल से संबंधित है, बहुत ध्यान से सोचिए समझिए और जवाब दीजिए। मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है। क्या रोपा जाता है, सरसों रोपा जाता नहीं, रोपाई धान की होती है, धान की रोपाई होती है। ठीक है, आपने देखा होगा दोस्तों सरसों के बीज छींटे जाते हैं, बीज बोए जाते हैं, गेहूं के भी दोस्तों बीज बोए जाते हैं, मक्का के भी दोस्तों बीज बोए जाते हैं। ठीक है, लेकिन धान के अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो धान का ऐसे ऐसे पौधा ही होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट पौधे को ही मिट्टी में रोपना पड़ता है, बीज नहीं छिटकना पड़ता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं दोस्तों, धान की रोपाई कहते हैं। क्या कहते हैं, धान की रोपाई कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल क्या लिख रहा है, भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन कौन सी है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन कौन सी फसल भारत में उगाई जाती है, तो हर तरह की फसल होती है, उसमें रबी की फसल आती है, उसमें खरीफ की फसल आती है, उसमें जायद की फसल आती है। ठीक है, ठंडी के समय में याद रखेंगे, जब शीत का समय होता है तो रबी की फसल का समय होता है, जब वर्षा ऋतु होता है तो खरीफ के फसल का समय होता है, जब गर्मी होता है तब क्या होता है दोस्तों, जायद ऋतु का फसल होता है। ठीक है, रबी के फसल के अंतर्गत आने वाली प्रमुख फसल है, रबी के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है, तो गेहूं, जौ, चना, मटर, ये जो आप पढ़ते हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, ये सब किसमें आते हैं दोस्तों, ये सब रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके अलावा सरसों भी ऑप्शन में दिया ना, सरसों, तो सरसों भी दोस्तों यही आता है। ठीक है, ये रबी की फसल, और रबी की फसल अभी मैंने क्या बताया दोस्तों, ये शीतकाल की फसल है। ठीक है, उसी तरह से खरीफ की फसल ये वर्षा ऋतु वाली फसल है, जब बारिश होगा तब। तो धान की बुआई कब होती है, जब खूब वर्षा होता है। मक्का की बुआई कब, मक्का फिलहाल ये 12 महीने में कभी भी बोया जा सकता है, 12 मासी कहा जाता है, लेकिन फिर भी मक्का मैंने यहां लिख दिया। बाकी आप ज्वार की बात करिए, आप उड़द की बात करिए, उड़द भी एक तरह का दाल होता है, आप बाजरा वगैरह की बात कर लीजिए, आप तिल की बात कर लीजिए। ठीक है, ये सब दोस्तों किससे संबंधित है, याद रखेंगे ये आपके खरीफ के फल से संबंधित है, फसल से। ठीक है, इसी तरह से जायद में क्या होता है दोस्तों, तो जायद याद रखेगा जब बेजोड़ गर्मी पड़ती है तब के फसल है, और इन फसलों में दोस्तों पानी की बहुतायत मात्रा होती है, जैसे तरबूज जानते होंगे, या फिर आप खरबूज जानते होंगे, अलग अलग वैरायटी होता है। इसी तरह से आपने ककड़ी का नाम सुना होगा, इसी तरह से आपने खीरा का नाम सुना होगा, ये सब दोस्तों जायद की फसलें हैं, इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, बहुत आसान सा था, इस
सवाल को हम कृषि में भी पढ़ सकते थे, लेकिन कृषि का एक चैप्टर भारत के भूगोल में भी आता है, इसलिए मैंने आज यहां रख दिया सवाल। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल दोस्तों विश्व के भूगोल से संबंधित सवाल दे रहा है। यह सवाल भी मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या लिख रहा है कि विश्व का सर्वाधिक काफी उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज्यादा काफी का उत्पादन कौन करता है? ठीक है, लिख रहा है बोलीविया करता है, ब्राजील करता है, चीन करता है या भारत करता है। भारत तो नहीं करता है, ठीक है, चीन भी नहीं करता दोस्तों, बोलीविया भी नहीं, यहां ब्राजील याद रखेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा काफी का उत्पादन कौन करता है दोस्तों? तो याद रखेगा ब्राजील करता है। ठीक है, यह आपका सही जवाब है। अच्छा, अगर यही पूछ देता सवाल कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश, सबसे ज्यादा चाय का प्रोडक्शन कौन करता है? तो चाय शब्द दोस्तों चीन से आया शब्द। ठीक है, तो याद रखेंगे चाय का उत्पादक भी कौन है? चीन है। सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन चीन करता है, जी हां। इसी तरह से कोको का सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है दोस्तों? कोको का सर्वाधिक उत्पादन कोको। हालांकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में इसको काफी समझते हैं, लेकिन थोड़ा अलग होता है। ठीक है, याद रखेंगे आइवरी कोस्ट का नाम सुना है क्या आपने? आइवरी कोस्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन नहीं करता है। भारत में सबसे बड़ा काफी उत्पादक राज्य कौन सा? भारत में वो भी काफी उत्पादक राज्य, तो काफी की बात करें तो बताइएगा दोस्तों कर्नाटक। लेकिन अगर भारत में चाय की बात की जाए तब क्या करेंगे दोस्तों? तब हम जवाब देंगे असम का। ठीक है, सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन है भारत में? तो असम है। सबसे ज्यादा काफी उत्पादक राज्य कौन है? तब क्या जवाब देंगे? याद रखेंगे कर्नाटक है। मूंगफली में गुजरात को याद रखेंगे। ठीक है, इस तरह से अलग अलग हैं, याद रखेगा। ठीक है, मसालों से संबंधित भी केरल आता है। ठीक है, मसालों से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा चैप्टर दोस्तों जनसंख्या एवं नगरीकरण। ये वो विषय है जो हम पढ़ना भूल जाते हैं या हमेशा इसको अंतिम में रखते हैं कि लास्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे, और यही हमसे सबसे बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, एक री एग्जाम हुआ था दोस्तों, पुनर्परीक्षा हुआ था 2016 में, क्योंकि इसके पहले एग्जाम कैंसिल हो गया था, तो उससे संबंधित सवाल देखते हैं। लिख रहा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? सबसे कम नगरीकरण दोस्तों कहां पर है, यह आपको बताना है। आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, मिजोरम है या पश्चिम बंगाल है? अगर हम सबसे कम नगरीकरण की बात करते हैं तो आपको याद होगा दोस्तों, हम हमेशा हिमाचल की बात करते हैं। ठीक है, हिमाचल की बात करते हैं, क्योंकि हिमाचल में नगरीकरण का प्रतिशत कितना दोस्तों? केवल और केवल 10% है। लेकिन यहां हिमाचल का नाम दिया नहीं। अब नाम न देने की वजह से ज्यादातर बच्चे सोचेंगे पूर्वोत्तर के राज्य को टिक कर लेते हैं, मिजोरम, यही करना चाहेंगे ना? नहीं, मिजोरम मत करेगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल। आपको जान के हैरानी होगी, परेशान होंगी, कितने सारे बच्चे यहीं पर वीडियो को रोक करके तुरंत गूगल करने जाएंगे कि नहीं हम गूगल करके चेक करेंगे और नितिन सर को कमेंट में बताएंगे कि सर आपने गलत बताया। अरे भाई, हम भी ये सवाल पढ़े ना तो हमको भी लगा, देखिए हम सवालों को लॉजिक से पढ़ते हैं। दिमाग में मेरे दिमाग में क्या आया, हमने कहा 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ठीक है, तो हमेशा महानगरों को लेकर के हमारे सामने जो एक इमेज बनी होती है वो लगता है कि महानगर जिस राज्य में होगा बड़ा डेवलप स्टेट होगा। दिल्ली तो अपने आप में डेवलप है, महाराष्ट्र, मुंबई, इतने सारे सेलिब्रिटी, इतने सारे हीरो, एक्टर, एक्ट्रेस, ठीक है, सपनों की नगरी, माया नगरी, सालसेट द्वीप, तमाम चीजें। ठीक है, तो भी लगता है कि है। और दक्षिण भारत में बेंगलोर का क्या ही कहना, चेन्नई, बेंगलोर, इन सब का क्या कहना। ठीक है, तो पहले से डेवलप्ड है। हम तो कहेंगे कि भाई दिल्ली और मुंबई भी उसके आगे कुछ नहीं है, जितना डेवलपमेंट आपके बेंगलोर साइड है। ठीक है, अपनी बात है। लेकिन कलकत्ता को लेकर के भी एक दिमाग में आता है कि नहीं, किसी जमाने में दोस्तों भारत की पूर्व में राजधानी रही है, लंबे समय तक दोस्तों अंग्रेजों ने इसे अपने कब्जे में रखा है, ये भी बड़ा महानगर है। तो हमेशा कोई भी बच्चा ना जो इसका जवाब नहीं जानेगा वो इन 3 में से चुनाव करेगा। ठीक है, कोई उत्तर इसी 3 में, बहुत कम बच्चे होंगे जो यहां चुनाव करेंगे। लेकिन हम देखिए सही उत्तर निकल गया पश्चिम बंगाल, और इसी वजह से अब आप आगे के लिए हमेशा तैयार हो जाओगे। ये लाइन तो आपको याद हो जाएगा कि ठीक है हिमाचल प्रदेश उत्तर होता, लेकिन ऑप्शन में नहीं हिमाचल प्रदेश ना, जबरदस्ती तो ला नहीं दोगे। तो इन 4 में हमें बात करना है, तो पश्चिम बंगाल बात करिएगा। आइए मैं आपको बता भी देता हूं, जिस मिजोरम के बारे में आप सोच रहे थे, उस मिजोरम में दोस्तों साक्षरता दर केरल के बाद सबसे साक्षर राज्य कौन सा दोस्तों? मिजोरम का नाम आता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो। और मिजोरम में दोस्तों नगरीकरण जो है या शहरीकरण का जो स्तर है वो 52% है। उसी तरह से आंध्रा में दोस्तों लगभग 35% है। मैं लगभग लिख रहा हूं, ठीक है, यहां आंकड़ा थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, लगभग देखिए गलत लिख दिया, पूरा लगभग ही गलत लिख दिया। ठीक, चलिए फिर से लिख देते हैं, लगभग। ठीक है, लगभग, ठीक है, लगभग कितना दोस्तों? 35% के आसपास। हरियाणा की बात कर रहे थे, हरियाणा लगभग 33.5% के आसपास है। ठीक है, इसी तरह से पश्चिम बंगाल, इन चारों में सबसे कम।
सबसे कम मतलब ऐसा नहीं कि 10%, ठीक है, सबसे कम मतलब लगभग 32%, ठीक है, ये 32%, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से अगर आपसे पूछता कि सर्वाधिक नगरीकरण या शहरीकरण कहां पर है, सर्वाधिक नगरीकरण अगर आपसे पूछता, देखिए दो ही सवाल आपके मन में क्रिएट होते हैं। एक तो सर ये बता दिए सर्वाधिक नगरीकरण का क्या हालचाल है, एक सवाल ये बता दिए सर कि न्यूनतम नगरीकरण का क्या हालचाल है, सर्वाधिक और न्यूनतम नगरीकरण। तो देखिए सर्वाधिक आएगा ना तो आप हमेशा जवाब क्या देंगे दोस्तों, गोवा। गोवा भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है और कितना दोस्तों, तो 62.17%। ये क्योंकि टॉप पे है ना इसलिए याद है। और हिमाचल प्रदेश याद रखेंगे दोस्तों, हिमाचल याद रखेंगे, हिमाचल न्यूनतम नगरीकृत राज्यों में आता है, जहां पर आंकड़ा कितना दोस्तों, केवल और केवल 10%, ठीक है, यही आपको याद रखना है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगर इतनी बातें याद रहती हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आई बात समझ में, समय मत देखिए। आइए स्टडी 91 पर हम इत्मीनान से क्लास लेते हैं, कभी घड़ी देख के क्लास नहीं लेते हैं, कभी वॉचिंग देख के क्लास नहीं लेते हैं। कितने बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं, कौन नहीं पसंद कर रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें पता, मेरे मन को पता है, मैं संतुष्ट हूं, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, मैं बढ़िया कंटेंट दे रहा हूं, चाहे जिससे भी कंपेयर कर लो। तो जब मन संतुष्ट होता है तो वहां ज्यादा टेंशन नहीं होता, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से सवाल देखते हैं। ये प्री परीक्षा 2017 का सवाल है कि भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हैं, वे कौन कौन से। देखिए नॉर्मली क्या होता है मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति के चुनाव में पूछता सवाल कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन हिस्सा लेता है, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, हमेशा याद रखेगा निर्वाचित, ठीक है, पहली बात याद रखेगा निर्वाचित सदस्य ही इसमें हिस्सा लेते हैं, ठीक है। जो सदस्य मनोनीत होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति अपनी तरफ से मनोनीत करता है, वो लोग कभी चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, पूछिए मुझसे क्यों। अरे भाई मान लीजिए एक पल के लिए मैं राष्ट्रपति हूं, मान लीजिए, इच्छा नहीं हो रही होगी मानने के लिए, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए मैं राष्ट्रपति हूं। मैंने जिन लोगों को दोस्तों संसद में अपनी तरफ से मनोनीत किया, कर दिया, दोबारा अगर मैं राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ूं, कोई आवश्यक तो है नहीं कि नहीं लड़ सकता, दोबारा अगर मैं राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ूं तो जो जिन लोगों को मैंने मनोनीत किया है वो लोग तो हमारी फेवर में आएंगे ना, बताइए, हमारे फेवर में आएंगे तो उन लोगों का वोट बढ़ जाएगा। इसीलिए एक संविधान में रूल बनाना कि मनोनीत वाले नहीं वोट देंगे, जो जो चुन कर आए हैं केवल वही वोट देंगे, जो निर्वाचित सदस्य हैं वो वोट देंगे। पहला पॉइंट याद रखेगा, निर्वाचित सदस्य। बहुत सारे बच्चे यही गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है, ये पहला पॉइंट याद रखेगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या याद रखेंगे, हमेशा याद रखेगा केवल विधानसभा के सदस्य वोटिंग करेंगे। कौन करेगा वोटिंग दोस्तों, विधानसभा के सदस्य प्लस संसद के सदस्य, ठीक है, विधानसभा के सदस्य और संसद के सदस्य यही वोट करेंगे। अब आप कहेंगे सर कौन वोट नहीं कर रहा है, इसमें विधान परिषद का नाम नहीं है। देखिए विधान परिषद इसलिए वोट नहीं करेगा क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद तो है नहीं, केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद है, ठीक है। तो भाई बाकी के साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी ना, इसलिए उन्हें भी मौका नहीं दिया जाता, ठीक है। लेकिन यहां पर दोस्तों याद रखेगा, अच्छा विधानसभा के सदस्य वो भी केवल राज्य शामिल है, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन के तहत याद रखेगा, प्लस इसमें केंद्र शासित प्रदेशों को भी मौका दिया गया, ठीक है। जो यूनियन टेरिटरी थे उनको भी मौका दिया गया और 2 यूनियन टेरिटरी को मौका दिया गया। किसे किसे, एक मौका दिया गया दिल्ली को और दूसरा मौका दिया गया पुदुचेरी को। किसे दिया गया, दिल्ली और पुदुचेरी को मौका दिया गया, ठीक है। तो दिल्ली चंडीगढ़ नहीं, दिल्ली तथा पुदुचेरी, दमन दीव भी नहीं और चंडीगढ़ भी नहीं, ठीक है। तो जो जवाब होगा क्या होगा, दिल्ली और पुदुचेरी को मौका दिया गया। आई बात समझ में ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाते हैं, यही जो मैंने यहां बताया ना, इसी को अपने भाषा में यहां लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया संसद के सदस्य, ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य ये पहले आ जाएंगे, प्लस कौन आ जाएंगे दोस्तों, याद रखेंगे विधानसभा के सदस्य। कौन आएंगे, विधानसभा के सदस्य, ठीक है। और प्लस कौन आएंगे, यूनियन टेरिटरी में एक दिल्ली यूनियन टेरिटरी और एक पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी, ठीक है, इसके सदस्य, ठीक है, इसके सदस्य यही तो आएंगे, यही 3 लोग मिलकर आएंगे। और हमेशा याद रखेंगे इन दोनों में क्या याद रखेंगे, हमेशा निर्वाचित सदस्य याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, जो चुन कर आए हों वो याद रखेंगे।
कई बार परीक्षा में आता है और जितनी बार आता है उतने बार कंफ्यूजन में आप गलत जवाब देते हैं। मत दीजिएगा। इतना समझाने के बाद भी अगर गलत जवाब दिया आपने ना, दिल बहुत दुखेगा कसम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये किस संविधान से लिया गया है? ठीक है, अच्छा यहां भी लेके बड़ा कंफ्यूजन होता है। कई बार दोस्तों जब हम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो हम उन्हें भी कहते हैं कि उन्हें उन पर भी महाभियोग लगाया गया। नहीं, पहली और आखिरी बार याद रखिएगा, महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर लगता है, अन्य किसी पर नहीं। अन्य लोगों को साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर उनके पद से हटाया जाता है। महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति से लगता है। और किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, एक चीज और, यहां जो दिल्ली और पुदुचेरी की हमने बात किया, तो दिल्ली में दोस्तों कितनी सीट है? तो दिल्ली में याद रखेगा 70 सीट है। उसी तरह से हम पुदुचेरी की बात करें कि पुदुचेरी में कितनी सीट है? तो पुदुचेरी में सीट है दोस्तों 30। हालांकि ये कहा गया कि विधानसभा में 60 से कम सीट नहीं हो सकती। विधानसभा में न्यूनतम सीट की संख्या कितना दोस्तों? न्यूनतम सीट कितनी हो सकती है? 60, 40 भी नहीं, 60। ठीक है, 60। लेकिन दोस्तों यहां पर याद रखेंगे पुदुचेरी में अपवाद केस में यह संख्या 30 है। उसी तरह से गोवा में भी है 40 है। उसी तरह से मिजोरम में भी है 40 है। क्या करेंगे? हाँ, ये सब तथ्य भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों ये भौतिक और रासायन विज्ञान संबंधित सवाल है। मेंस परीक्षा 2017 का ही सवाल है। सवाल था कि उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? उष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग या जूल? अब ज्यादातर ना जो दिमाग में लड़ा है ये भैया कितना बुखार? 100 डिग्री सेल्सियस बुखार, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार। ठीक है, तो लोग समझते हैं कि उष्मा की इकाई सेंटीग्रेड होगी, लेकिन यहीं पर गलती है। ठीक है, सेंटीग्रेड याद रखेगा, ये उष्मा की इकाई नहीं है। उष्मा की इकाई में कैलोरी आता है, अर्ग आता है, जूल आता है। ठीक है, याद रखेंगे डिग्री सेल्सियस होता है। सेंटीग्रेड एक पैमाना है जहां रखा जाता है, लिखा जाता है। वो कोई इकाई नहीं है, वो कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, वो कोई यूनिट नहीं है। लिख रहा कैलोरी और जूल में संबंध होता है। कैलोरी और जूल में कितना संबंध होता है दोस्तों? तो ये सीधे सीधे ये पूछना चाह रहा है कि आप मुझे बता दीजिए कि एक कैलोरी में कितना जूल होता है। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है, ये आप बता दीजिए। तो याद रखेगा दोस्तों, एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होती है। याद रखना पड़ेगा, ये दोनों उष्मा की इकाई हैं और इसको याद रखेंगे। इसी तरह से उष्मा को मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मतलब जिसके नीचे आप नहीं जा सकते। तो सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? अर्ग। जो आप यहां नाम पढ़ रहे हैं अर्ग ना, ये उष्मा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि एक अर्ग कितने जूल के बराबर होता है, तो क्या बताएंगे? ये माइनस में चला जाता है। 10 की घाते -7 जूल। कितना? 10 की घाते -7 जूल होता है एक अर्ग के बराबर। ठीक है, आगे पढ़ रहा है कि ऊर्जा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई तो देख लिया कि अर्ग है। सबसे बड़ी इकाई क्या दोस्तों? तो सबसे बड़ी इकाई में दोस्तों आता है किलो कैलोरी। क्या आता है? सबसे बड़ी इकाई में क्या आता है? किलो कैलोरी में आता है। इसीलिए एक सवाल यहां पर बनता है कि 1 किलो कैलोरी में कितनी उष्मा होती है। अब कैसे लिखेंगे? 1 किलो कैलोरी, CAL, ये पढ़ते हैं। 1 किलो कैलोरी कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो याद रखेगा 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होती है। कितना होता है? 1000 कैलोरी होता है। क्योंकि किलो जैसे 1000 ग्राम से 1 किलो बनता है, उसी तरह से 1000 कैलोरी से 1 किलो कैलोरी बनता है। तो आसान है याद करना। आगे लिख रहा है तापमान को मापने की इकाई है। तापमान को मापने की इकाई क्या दोस्तों? तो इसके तापमान को मापने की 3 इकाई है। एक हम पढ़ते हैं सेल्सियस। क्या पढ़ते हैं? सेल्सियस। एक हम पढ़ते हैं फॉरेनहाइट। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? फॉरेनहाइट। ठीक है, सेल्सियस, फॉरेनहाइट। और तीसरा आप क्या पढ़ते हैं जो आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं? आप एक केल्विन पैमाने का नाम भी आपने सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? केल्विन पैमाना। तो ये सभी क्या दोस्तों? ये ताप मापने की इकाई है और यहां पे उष्मा लिखा था। इस वजह से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कहां क्या होना चाहिए, कौन सा शब्द होना चाहिए। वो आप समझेंगे नहीं तो कभी जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिख रहा है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है।
जो रेशम मकड़ियों के द्वारा उत्पादित होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं गॉस्मर रेशम। क्या कहते हैं दोस्तों, गॉस्मर। अहिंसा रेशम में याद रखेगा सहतूत के पत्तों पर कीट पालन होता है और उनको बिना मारे रेशम पैदा किया जाता है, इसलिए अहिंसा रेशम कहा जाता है। इसमें कीड़े मरते नहीं है, ठीक है, याद रखेगा। बाकी मूंगा रेशम टरस नहीं होता दोस्तों, टसर रेशम होता है। क्या होता है, टसर होना चाहिए, टसर रेशम, ठीक है। लिख रहा है रेशम के कीड़ों की लार्वा द्वारा निर्मित कोकून से प्राप्त रेशम है। क्या है दोस्तों, जो कोकून से प्राप्त होता है ना उसी को हम कहते हैं टसर रेशम। क्या कहते हैं, अपने भाषा में समझिए, टसर रेशम किसे कहते हैं, जो लार्वा के बाद कोकून से मिलते हैं। लिख रहा मूंगा रेशम, कामा नहीं रहेगा, मूंगा रेशम कीड़े द्वारा प्राप्त किस रंग का रेशम है दोस्तों, तो मूंगा रेशम जो होता है वो जिस कीड़े से मिलता है ना वो गोल्डन कलर उसका होता है, इसीलिए इसे यहां गोल्डन भी लिख सकते हैं या परीक्षा में और भी दे सकता है स्वर्णिम रंग, ठीक है, स्वर्णिक पीला रंग ऐसे भी बोल सकते हैं, स्वर्णिक पीला रंग, ठीक है। कौन सा वाला, सिर्फ मूंगा वाला याद रखेगा, बाकी में नहीं। रेशम के कीड़ों को बगैर मारे प्राप्त रेशम कौन सा कहलाता दोस्तों, तो यह कहलाता है अहिंसा रेशम। क्या कहलाता है, अहिंसा रेशम कहलाता है, ठीक है। चलिए ये सब याद रखेगा। सहतूत के पेड़ के पत्तों पर दोस्तों रेशम कीट पालन होता है, ठीक है, ये सब याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखेगा सेरीकल्चर। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर ना, याद रखेगा किसे, रेशम कीट पालन, ठीक है, इस तथ्य को याद रखेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमारा एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है स्टडी 91 प्रो। जी हां दोस्तों, इस प्रो पर आइए, आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज है। सर्च बॉक्स में जाइएगा और वहां टाइप करेगा दोस्तों यूपीपीएससी ROARO, ठीक है। क्या करना दोस्तों, यहां आपको मिल जाएगा सर्च बॉक्स, ठीक है। जब कभी आप एप्लीकेशन में आएंगे, वेबसाइट पे आएंगे तो वहां सर्च बॉक्स मिल जाएगा, सर्च कीजिएगा और यहां पर आपको 15 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। जी हां, ये 15 मॉक टेस्ट दोस्तों आप अलग अलग दिन के लिए ले सकते हो, जैसे 30 दिन के लिए ले सकते हो या फिर 60 दिन के लिए ले सकते हो। वैलिडिटी देखिए छोटी छोटी रखी गई है, 90 डेज के लिए भी ले सकते हो, ठीक है। ऐसे कई वैलिडिटी बनी हुई है, तो आपके लिए जो सुटेबल हो ले लीजिए, ठीक है। यहां पर फ्री टेस्ट भी दिया गया है। पहले निःशुल्क वाला देख के एक बार हम काम चलाते हैं, हमको लगता है कि बेहतर है तो लेंगे। हम हमेशा कहते हैं देखिए आप सेटिस्फाई होना चाहिए, जहां आपको लगे कि हम सफल हो सकते हैं आप वो हर काम करिए, क्योंकि नौकरी बार बार नहीं आती है, फॉर्म बार बार नहीं आता है, एक बार आया अब न जाने कितने साल बाद आएगा, आप भली भांति जानते हैं। हमें कोई जो है बहाना करने की जरूरत नहीं है। आखिरी टाइम देखा होगा फिर कब आया था, अगली बार तुरंत तो आएगा नहीं, ठीक है। ये मन को लालच हो सकता है, लेकिन इससे बाहर निकलिए, ईमानदारी से पढ़िए, हर उस जगह से पढ़िए जहां से आपको फायदा हो, जहां से आपको लगे कि नहीं मेरे शिक्षा में सुधार हो रहा है, ज्ञान का स्तर बढ़ रहा है, हम अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच रहे हैं, हम सफल हो जाएंगे, हर उस काम को करिए। मैं कहूंगा टेस्ट सीरीज लीजिए, मेरी बात मानेंगे तो, बेचने के लिए नहीं। कई बच्चों के मन में आता होगा आ गए बेचने ला, किताब बेच ला और यही टेस्ट सीरीज बेचेंगे, यही सब करेंगे, ये क्या करेंगे, ठीक है। पहले कहते थे हम कुछ नहीं बेचेंगे। अच्छा एक बात बताओ क्या करें, बच्चों ने हमसे कहा कि अच्छी किताबें चाहिए, मुझे भी लगा कि नहीं हम चाहते तो ऑफलाइन कोचिंग चले जाते, नहीं गया। हमने कहा ऑफलाइन नहीं, पहले हम किताबों पे काम करेंगे जी भर के, मेरा काम है मैं कि हर किताबों पे काम करूं। तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर पर काम किया, मॉक टेस्ट पर काम किया। भाई वही चीज तो मैं आपको दे रहा हूं, न दूं तब भी आप सफलता में पीछे हो जाएंगे। अब पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन वाचिंग देखो कितनी कम वाचिंग। क्या मुझे कष्ट नहीं होता, बहुत होता है कष्ट, कितना ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, इससे बेहतर क्या पढ़ा दूं। आप में से कोई भी बच्चा किसी भी चैनल से पढ़ता हो, किसी भी कोचिंग से पढ़ता हो, मुझे कमेंट करके बताओ इतनी शिद्दत के साथ कौन और कहां पढ़ाता है। मैंने भी कोचिंग किया है, नोट शेयर कर देना, अभी मेरे पीडीएफ से मैच करा लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कहां क्या है। लेकिन उसके बाद भी वाचिंग नहीं, मुझे तो नहीं हो रहा कष्ट, फिर भी मैं हंसता बोलता आता हूं और आराम से पढ़ाता हूं, अपनी बातें करता हूं। मैं इस टेस्ट सीरीज को बेचने नहीं है, मैंने आपसे क्या कहा, जो फ्री है पहले आप उसको दो, सेटिस्फाई हो, आपको लगता है दिल से कि हाँ अच्छा है, पढ़ना चाहिए, लेना चाहिए, तब जाके परचेज करो। मत खरीदो ज्यादा दिन के लिए, 1 महीने के लिए लो, 3 महीने के लिए लो, 6 महीने के, जो आपका दिल करता है वो करो। मैं कहां जबरदस्ती कर रहा हूं। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों जो दे रहा है ये इकोनॉमिक्स विषय से सवाल है, जहां हमेशा डर लगता है। लिख रहा शुद्ध निर्यात किसके बराबर होता है, निर्यात गुणे आयात नहीं, निर्यात प्लस आयात नहीं, निर्यात में से आयात को घटाते हैं। निर्यात क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी दूसरे देश को
माल भेजते हैं उसे निर्यात कहते हैं, और जब मंगाते हैं तो उसे आयात कहते हैं। तो निर्यात को कहा जाता है एक्सपोर्ट। क्या कहा जाता है दोस्तों? निर्यात को कहा जाता है एक्सपोर्ट। इस एक्सपोर्ट में से हम हमेशा क्या होता है दोस्तों, इंपोर्ट को घटा देते हैं, तो जो बराबर आता है दोस्तों वो नेट एक्सपोर्ट आता है। क्या आता है दोस्तों? वो नेट एक्सपोर्ट हमें ज्ञात होता है। ठीक है, और यही आपसे पूछा है, इसलिए यहां निर्यात माइनस आयात करेंगे। ठीक है, आगे क्या लिख रहा है? लिख रहा है एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एक साल में आप जो कुछ भी उत्पादित करते हैं, चाहे उसमें किसी तरह का गुड्स हो यानी माल हो, चाहे उसमें किसी तरह की सेवा हो यानी सर्विसेज हो, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीडीपी। क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या कहते हैं इंग्लिश में से? क्या कहते हैं? जीडीपी। एक साल के भीतर, एक वर्ष के भीतर भारत की टेरिटरी में, भारत की सीमा के अंदर उत्पादित, क्या याद रखेगा, समस्त माल एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, यदि आयात निर्यात के बराबर हो तो संबंध क्या होगा दोस्तों? मान लीजिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक दूसरे के बराबर हो जाएं, तब तो दोस्तों नेट एक्सपोर्ट हमेशा शून्य होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऐसी कंडीशन को हम यहां एक नाम देते हैं जीडीपी बराबर जीएनपी। क्या हो जाता है कि हमारी जीडीपी किसके बराबर हो गई है? जीएनपी के बराबर हो गई है। जीडीपी कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। क्या कहा जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, DUCT बराबर हो जाता है किसके? ग्रास एन माने हो जाता है नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, किसके बराबर हो जाता है? नेशनल प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। ठीक है, और यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो डोमेस्टिक जो होता है वो नेशनल के बराबर हो जाता है, घरेलू जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है? नेशनल यानी राष्ट्रीय। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं इसको कि याद रखेगा सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद बराबर हो गया है किसके? सकल राष्ट्रीय उत्पाद के। किसके बराबर हो गया है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद के, क्योंकि संबंध क्या कर रहा है कि जब संबंध जीरो हो जाएगा तब यही होगा, घरेलू राष्ट्रीय में। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये भी बढ़िया सवाल है, इकोनॉमिक्स का सवाल है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इन्वायरमेंट का सवाल दे रहा है ना, लिख रहा प्री परीक्षा 2017 का सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? ये विविधता क्या होता है दोस्तों? विविधता मतलब विभिन्न प्रकार के, पादप माने पौधे। बताइए किस वन में अलग अलग वैरायटी के पौधे मिलते हैं? ढेर सारी वैरायटी के पौधे मिलते हैं। किस टाइप के वन में? लिख रहा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। अरे पतझड़ वन तो पत्तियां गिराते हैं, यहां कहां से मिलेगा? पर्वतीय वन, जो पर्वतों पे वन होते हैं उसमें भी दोस्तों उतनी ज्यादा जो है मात्राएं नहीं मिलती, कम मात्राएं। भाई पहाड़ों पे कितने वृक्ष मिलेंगे? कम मात्राएं मिलती हैं। आर्द्र वन तो आर्द्रता है तब कहां? जब शीतोष्ण में दे रहा तब क्या? जो सदाबहार वन होते हैं, इसीलिए तो इनको नाम दिया गया सदाबहार। सदाबहार मतलब वहां कभी पत्तियां झड़ती ही नहीं है, पता चला कुछ की झड़ रही कुछ की आ रही, मौसम हमेशा सदाबहार बना रहता है, वैरायटी ज्यादा मिलता है। लेकिन ये कहां मिलेगा? ये मिलेगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में दोस्तों ये सबसे ज्यादा पादप विविधता पाई जाती है। ठीक है, और ये बेसिकली मिलती कहां दोस्तों? तो जो हमारी 0 डिग्री लाइन है जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, उसके 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री भी अंदर तक दोस्तों ये जो बेल्ट है उसमें खास करके इस तरह से सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, लिख रहा आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वन है। कौन सा है दोस्तों? तो भैया आर्थिक मतलब इकोनॉमिक दृष्टि से भी कौन सा महत्वपूर्ण है? यही उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। कौन सा दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। कौन सा दोस्तों? सदाबहार वन। ये सबसे ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ज्यादा वैरायटी के जो है वन मिलते हैं। और इसमें भी दोस्तों क्या कह सकते हैं, कभी कभी सदाबहार की जगह क्या क्या दे देता शब्द? दे देता उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, क्या लिखता दोस्तों? लिखता उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, वो भी याद रखेंगे। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत आने वाले वृक्ष हैं। तो जितना वृक्ष हम पढ़ते हैं ना, जैसे सबसे महंगा हम पढ़ते हैं चंदन का वृक्ष, या हम भी पढ़ते हैं शीशम का वृक्ष, या हम पढ़ते हैं दोस्तों पीपल का वृक्ष। ठीक है, ये चंदन, शीशम, पीपल, साल, सागौन, महुआ, ठीक है, साल, सागौन,
महुआ, ठीक है। ये सब दोस्तों ये इसी के अंतर्गत आता है, इसी पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अब भारत में उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वन दोस्तों कहां पाया जाता है? तो पर्वतीय वन पर्वत में मिलेगा। पर्वत कहां मिलेगा? पर्वत मिलेगा सिक्किम में। सर पर्वत तो हिमाचल में भी, तो लिखो ना हिमाचल, ठीक है। सर पर्वत तो उत्तराखंड में, तो लिखो ना उत्तराखंड, हम कहां मना कर रहे हैं। सर पर्वत तो जम्मू कश्मीर में भी है, तो लिखो। इन सब जगहों पर दोस्तों क्या मिलता है? पर्वतीय वन मिलते हैं। सर उधर पूर्वोत्तर वाला आपने नहीं लिखा, लिख लो भैया, लिख लो। यहां पर असम लिख लो, मेघालय लिख लो, उधर आपके अरुणाचल प्रदेश लिख लो। है तो आप पता चल गया कि आपको नॉलेज है, फिर हर चीज लिखने की जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला चैप्टर है दोस्तों कृषि, एग्रीकल्चर का सवाल हम लोग देखते हैं। मेंस परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कब दोस्तों भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय बना था, यह आपको बताना है। 1955 में, 1960 में, 65 में या 70 में। वैसे मुझे लगता है नाम पता होगा ज्यादातर बच्चों को, ठीक है। इसका नाम है दोस्तों, पहले तो ये उत्तर प्रदेश में था, ये जिस समय बना था उस समय उत्तर प्रदेश में था, बाद में आपने पढ़ा होगा उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड दोस्तों उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, और जब अलग हुआ तो उसका नाम था उत्तरांचल। क्या नाम था? उत्तरांचल। 36 उत्तर झार, उत्तर झार मतलब 9 नवंबर सन 2000 को, याद रखेंगे, उत्तरांचल अलग हुआ था 13 जिलों को लेकर के। कितने जिलों को लेकर के? 13 जिलों को लेकर अलग हुआ था। बाद में इसी उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड पड़ गया, और इसी उत्तरांचल में याद रखेंगे भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था जिसका नाम था गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। 1960 में इसकी स्थापना हुआ था, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। तो याद रखेंगे, ठीक है। क्या याद रखेंगे? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। और कब स्थापित किया गया था? 1960 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना हुई है। कहां स्थापना हुई दोस्तों? तो इसका नाम ही है दोस्तों पंतनगर। क्या नाम है? पंतनगर। अब ये पंतनगर कहां दोस्तों? तो अब ये पंतनगर उत्तरांचल में यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। हाँ ये याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये बना था तब ये उत्तर प्रदेश में था। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। पहला कृषि विश्वविद्यालय क्या है बता तो दिया भाई, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत। अच्छा वहां लोकेशन पूछा था, चलिए कोई बात नहीं। गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। कब निर्मित हुआ दोस्तों? 1960 में, ठीक है। कहां पर है? पंतनगर। फिर से लिख दे रहा हूं, चलिए आगे बढ़िए। करा भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुआ? ठीक है, हरित क्रांति की जब हम बात करते हैं तब हम पहुंचते हैं दोस्तों 1996-7 में, ठीक है। ये वो समय है जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, और इसकी शुरुआत किसने किया था दोस्तों? MS स्वामीनाथन जी ने। किसने किया था? हरित क्रांति का जनक कौन है दोस्तों? स्वामीनाथन, ठीक है। MS स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, ठीक है, जनक कहा जाता है, ठीक है। 1966-67 के दौरान दोस्तों इन्होंने स्टार्ट किया था, और इसका शुभारंभ कहां से हुआ था? इसी पंतनगर विश्वविद्यालय से हुआ था। कहां से दोस्तों? पंतनगर विश्वविद्यालय से ही इसकी शुरुआत हुई है। इसको भी याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है, कृषि का सवाल है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर दोस्तों, चैप्टर मतलब अगला विषय है साइंस टेक, विज्ञान प्रौद्योगिकी का सवाल है, और UDA LDA प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है, ठीक है। क्या दे रहा दोस्तों? लिख रहा है कि भारत का प्रथम मानव DNA बैंक बना है। भारत का नहीं, एशिया का, भारत का नहीं। अब देखिए एशिया का, चाहे कहिए परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए भारत का दे सकता है, तो एक ही बात है। ये भारत का जो पहला या फिर एशिया का जो पहला मानव DNA बैंक बना है, ये कहां बना दोस्तों? DNA बैंक। फिर से सुनिए, DNA बैंक, ठीक है। DNA की खोज किसने किया था दोस्तों? वाटसन क्रिक ना, याद रखेंगे, वाटसन क्रिक का नाम पढ़ते हैं ना, वाटसन क्रिक, ठीक है। चलिए खैर अलग बात है। यहां याद रखें दोस्तों DNA बैंक कहां है दोस्तों? लखनऊ में। लिख रहा है विश्व का पहला DNA बैंक कहां है? देखिए विश्व का पूछे तब आंकड़ा चेंज हो जाएगा। एशिया का पूछे, भारत का पूछे तो लखनऊ है। विश्व का पूछे तब क्या जवाब देंगे? तब USA जवाब दीजिएगा, अमेरिका, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। लिख रहा है राष्ट्रीय पशु जीन बैंक कहां पर स्थित है? भारत में है। राष्ट्रीय पशु जीन बैंक कहां पर स्थित है दोस्तों? तो पशु जीन बैंक है करनाल में। कहां पर स्थित है? करनाल। और करनाल कहां पड़ता है? हरियाणा में, ठीक है, करनाल हरियाणा में। इसी तरह से परमाणु ऊर्जा विभाग इस आधार पे दे रहा है, ये परमाणु ऊर्जा विभाग कहां पर स्थित दोस्तों? तो मुंबई में है।
परमाणु ऊर्जा विभाग कहां पर स्थित है? यह मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में। भारत का पहला सीड वाल्ट कहां पर स्थित है? सीड वाल्ट दोस्तों कहां पर स्थित है? ये चांगला में स्थित है। कहां पर? चांगला। चांगला कहां भैया? चांगला है लद्दाख में। कहां पर दोस्तों? लद्दाख में है चांगला। ठीक है, याद रखेंगे ये सीड वाल्ट भारत का कहां स्थित है? वहीं पर स्थित है, तो इस तथ्य को भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है कि उत्तर प्रदेश के, यूपी स्पेशल का सवाल है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? दोस्तों हिंदू और मुसलमान की एकता का प्रतीक इसे कहा जाता है, इसका नाम है सुलह कुल उत्सव। क्या नाम है? सुलह कुल उत्सव। अच्छा यहां तो दिया नहीं, सुलह कुल उत्सव। ठीक है, उत्सव ये गलत लिखा है, उत्सव, उत्सव, सुलह कुल उत्सव। सुलह कुल उत्सव याद रखेंगे, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और इसे कहां मनाया जाता है दोस्तों? इसे आगरा में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? आगरा में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कौन सा है? तो याद रखेंगे नौचंदी का मेला। नौचंदी का मेला ये भी दोस्तों इसी का प्रतीक है, क्योंकि ऑप्शन में तो और है नहीं। ठीक है, बावरों का मेला दोस्तों कहां लगता है? कोई बच्चा बता सकता है बावरों का मेला कहां लगता है? बावरों का मेला नहीं पता होगा आपको, याद रखेंगे मिर्जापुर में लगता है। बावरों का मेला मिर्जापुर में। फूलडोल का मेला कहां लगता है भैया? फूलडोल का मेला लगता है राजस्थान में। ये मिर्जापुर दोस्तों उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसी तरह से ये जो फूलडोल का मेला है ये भीलवाड़ा में लगता है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा कहां दोस्तों? याद रखेंगे राजस्थान में। इसी तरह से आखिरी सवाल दे रहा, वटेश्वर का मेला कहां लगता है? ये आगरा के समीप, आगरा में नहीं, आगरा के समीप लगता है, या कह सकते हैं पश्चिमांचल में लगता है। कहां लगता है? पश्चिमांचल में लगता है। ठीक है, जैसे पूर्वांचल होता है वैसे पश्चिमांचल होता है बटेश्वर का मेला। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, नौचंदी मेला याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना, और विविध का सवाल दे रहा है। मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया था, किस राज्य का गठन कब हुआ है ये आपको बताना। तो आसान है, झारखंड। झारखंड, 36 उत्तर झारखंड का गठन दोस्तों सन 2000 में हुआ है। तेलंगाना का गठन 2014 में हुआ है। सिक्किम का गठन 62 में हुआ है, और नागालैंड का गठन दोस्तों कब हुआ है? 75 में हुआ है। ठीक है, तो क्या बनेगा? 2 बनेगा, 1 बनेगा, 4 बनेगा, 3 बनेगा। तो 2 1 4 3 ये आपका सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। तो पूछे नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कहां दोस्तों? कोहिमा। और नागालैंड की स्थापना कब हुआ दोस्तों? वैसे लिखा वहां पर 1962 है, लेकिन 62 63 आप लिखिएगा। ठीक है, इसी तरह से सिक्किम गंगटोक की स्थापना कब हुआ है? 1975 में। झारखंड की स्थापना सन 36 उत्तर झार मतलब झारखंड, झारखंड की स्थापना हुआ दोस्तों 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, इसी तरह से छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुआ है? याद रखेगा 1 नवंबर। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुआ है? 1 नवंबर सन 2000 को किसकी स्थापना हुआ है? यहां देखिए झारखंड। ठीक है, और यहां देखिए छत्तीसगढ़। ठीक है, ये छत्तीसगढ़, 36 उत्तर झार। ठीक है, छत्तीसगढ़। ठीक है, और ये 9 नवंबर को किसकी स्थापना हुआ है? 9 नवंबर को उत्तरांचल की स्थापना हुई है। किसका दोस्तों? उत्तरांचल, उत्तरांचल। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और तेलंगाना का स्थापना कब हुई है? 2 जून 2014 को। कब हुआ है? 2 जून 2014 को। ठीक है, तो इस तथ्य को भी याद रखेगा। आई बात समझ में? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? देखिए नितिन सर के साथ रहेंगे तो कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए किताबें लॉन्च की गई हैं, और कोर्स के लिए भी, मतलब एग्जाम वाइज किताबें भी हैं और सब्जेक्ट वाइज किताबें भी। आप मौका दीजिए, धीरे धीरे इस किताब में वृद्धि होगा, और भी नई किताबें आ रही हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते चलें। शानदार बुक है दोस्तों, पढ़ के देखिए, बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है। ये दोनों किताबें समीक्षा अधिकारी की स्पेशल किताबें हैं, एक समीक्षा अधिकारी हिंदी और एक समीक्षा अधिकारी जीएस। जिन बच्चों के पास नहीं है ऑर्डर कर लीजिए, अन्यथा समाप्त होने के बाद परेशान होना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए सेशन ही समाप्त होता है, और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो प्लीज आप एक कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।